हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोस्फोरेसिन के बारे में पढ़ा था। आज शुरू करेंगे नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस हैलाइड्स के साथ। अगर नाइट्रोजन के हैलाइड्स की बात करी जाए तो आपको नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स मिलेंगे, ठीक है। फोस्फोरस के हैलाइड्स की बात करी जाए तब आपको ट्राई हैलाइड्स भी मिलेंगे फोस्फोरस के, एंड पेंटा हैलाइड्स भी मिलेंगे फोस्फोरस के, ठीक है। नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, जबकि फोस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये पेंटाहेलाइड्स दे सकता है। अब यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन हो सकता है। ट्राईहेलाइड्स ऑफ फोस्फोरस के केस में भी एक्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन हो सकता है। बट पेंटाहेलाइड ऑफ फोस्फोरस में एक्स सिर्फ क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा एंड फ्लोरीन होगा। Pi5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट अब हम नाइट्रोजन हैलाइड्स एंड फोस्फोरस हैलाइड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ। नाइट्रोजन के हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेंट्रल एटम तो सेम है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे डिपेंड करेगा सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, एटम एंड साइज के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो आयोडीन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ की हम बात करते हैं। यहाँ पे NF बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, NCl, NBr एंड Ni, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी, ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे देखो 2p ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2p 5p ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगी। या फिर आप साइज का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। अब पॉइंट ग्रुप की बात करी जाए N, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, NF3 मॉलिक्यूल, C3 प्रिंसिपल एक्सेस होती है यहाँ पे एंड वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है। पॉइंट ग्रुप होगा C3V, ठीक है। अब इसका ये पिरामिडल शेप होगी, नाइट्रोजन हैलाइड की। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करी जाए ये सारे मॉलिक्यूल्स पोलर हैं। डायपोल मूवमेंट यहाँ पे 0 नहीं है, सारे मॉलिक्यूल्स ये पोलर होंगे। अब नेक्स्ट हम फोस्फोरस के ट्राई हैलाइड्स देख लेते हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के बारे में देखेंगे। बॉन्ड एंगल अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, सराउंडिंग एटम्स की एंड साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा साइज होगा सराउंडिंग एटम्स का उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, रिपल्शन ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ की बात करी जाए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी आपके पास कुछ ऐसा ही आएगा। ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। Pi बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे, Pi बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, देन PVR, देन PCl एंड PF बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। उसके बाद पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी हमने देखनी है। पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सराउंडिंग एटम्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, और अगर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा उनका, उतनी ही ज़्यादा होगी पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी। PF3 मॉलिक्यूल इज़ अ गुड पाई एक्सेप्टर, ठीक है।
सो PF3 मॉलिक्यूल PCl3 आएगा, उसके बाद PBr3 आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कम होता जा रहा है सराउंडिंग एटम का, वैसे वैसे पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी भी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे। सो रिएक्टिविटी PI3 मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब ये वाला PF3 मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है, ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो रही है, बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है यहाँ पे, तो दिस इज स्टेबल मॉलिक्यूल। सो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। PI3 की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग वीक है। देन PBr3 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, PCl3 एंड PF3। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिएक्शंस के बारे में। PCl3 की रिएक्शन हो सकती है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होंगी तब आपको मिलेगा यहाँ पे POCl3, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट PCl3 मॉलिक्यूल में +3 है, जबकि यहाँ पे +5 हो जाएगी। X2 के साथ रिएक्शन हो सकती है, मतलब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन हो सकती है, क्लोरीन के साथ हो सकती है, ब्रोमीन के साथ हो सकती है। सो आपको यहाँ पे PCl3X2 मॉलिक्यूल मिलेगा। लाइकवाइज NH2 के साथ भी NH3 के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। अब ये एक्ट करेगा एज अ लिगेंड, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और आपको मॉलिक्यूल मिल जाएगा PNH2 का होल थ्राइस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम PCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ भी करा सकते हैं, ये भी एज अ लिगेंड एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा H3PO3 मॉलिक्यूल प्लस HCl बाहर निकल जाएंगे। अब PF3 मॉलिक्यूल की अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराना चाहें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि PF3 इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर PF3 की रिएक्शन NAF के साथ कराएं, ये पाई एक्सेप्टर, गुड पाई एक्सेप्टर है, लिगेंड है। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा PF4 नेगेटिव मॉलिक्यूल। अब देखो रिएक्शन कंप्लीट कर ली, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सो यहाँ पे देखें तो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3d मिलेगी, और स्ट्रक्चर की बात करें सो सीसो स्ट्रक्चर मिलेगा, शेप। अब हम फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्डिंग देख लेते हैं यहाँ पे। सो फॉस्फोरस आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3 एंड वेकेंट d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे। सो ऑर्बिटल्स देख लो, s का 1, p के px py pz 3 ऑर्बिटल एंड d के 5 ऑर्बिटल्स आके। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी, बट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड PF5 या फिर PX5 मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होगी फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड्स की, ऑर्बिटल की ओवरलैप होगी और आपको यहाँ पे मिलेंगे 5 सिग्मा बॉन्ड्स। एंड हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री आ जाएगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। शेप भी आपके पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही होगी, क्योंकि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि एट रूम टेम्परेचर और अबव रूम टेम्परेचर, ये जो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ये नॉन रिजिड होंगे। नॉन रिजिड का मतलब क्या है कि फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेंगे। एंड बिलो रूम टेम्परेचर ट्राइगोनल बायपिरामिडल मॉलिक्यूल्स रिजिड होंगे। रिजिड का क्या मतलब है, नॉन फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेंगे,
ठीक है। अब ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर क्या होता है, नॉन फ्लक्सोनियल बिहेवियर क्या होता है, ये हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल लिख के। PF5 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। फ्लक्सोनियल बिहेवियर या फिर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ये पोजीशंस एक्सचेंज करते रहते हैं। सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये कौन कौन से, ये वाले एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये पोजीशन एक्सचेंज करते रहेंगे, जिसकी वजह से अब आप एक्सियल पोजीशन पे जो फ्लोरीन है एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फ्लोरीन है उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे सो F19 NMR सिग्नल्स के ऊपर इनका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो एट रूम टेम्परेचर और अबव रूम टेम्परेचर F19 NMR सिग्नल्स आपको कितने मिलेंगे, सिर्फ 1 ही मिलेगा। 1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है। अगर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है तब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और बिलो रूम टेम्परेचर पे अब मॉलिक्यूल रिजिड होगा तो एक्सियल पोजीशन पे जो फ्लोरीन होंगे एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो फ्लोरीन होंगे उनका डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा, तो वो दोनों डिफरेंट सिग्नल्स देंगे। सब आपको यहाँ पे 2 सिग्नल्स मिलेंगे। F19 NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल्स मिलेंगे बिलो रूम टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं हम, बिलो रूम टेम्परेचर पे। अब आपसे P31 NMR स्पेक्ट्रम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और F19 NMR स्पेक्ट्रम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो अबव रूम टेम्परेचर हम देख रहे हैं यहाँ पे। अबव रूम टेम्परेचर P31 NMR स्पेक्ट्रम की बात करी जाए सो फोस्फोरस NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है एंड फ्लोरीन भी NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है। सो यहाँ पे फोस्फोरस डीकपल करेगा फ्लोरीन के साथ, 5 फ्लोरीन के साथ डीकपल कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 2NaI + 1। अब Na की वैल्यू, नेबरिंग एटम्स कितने हैं जिसके साथ डीकपल कर रहा है, 5। I की वैल्यू 1/2 होगी +1। सो यहाँ पे आ जाएगा आपको मिलेगा सेक्सेट, ठीक है। F19 NMR स्पेक्ट्रम की बात करें सो फ्लोरीन्स अबव रूम टेम्परेचर देख रहे हैं, सारे फ्लोरीन का सेम ही केमिकल इन्वायरमेंट है। सो किसके साथ डीकपल करेंगे, फोस्फोरस के साथ डीकपल करेंगे और नंबर ऑफ फोस्फोरस यहाँ पे एक ही है, NbI + 1। नंबर ऑफ फोस्फोरस एक ही है, I की वैल्यू 1/2 होगी +1। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, मतलब आपको मिलेगा डबलेट, ठीक है। सो ये हमने देख लिया F31 NMR स्पेक्ट्रम का, और सॉरी P31 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में एंड F19 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में। अब PCl5 गैशियस स्टेट में एंड सॉलिड स्टेट में इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। PCl5 गैशियस स्टेट में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, मतलब आपके पास ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आएगी एंड हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, ठीक है। अब ये आपके पास आगे एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें सो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा एंड इक्वेटोरियल जो बॉन्ड एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। बट सॉलिड स्टेट में ये सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन सॉल्ट फॉर्म। यहाँ पे PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, यहाँ पे टेट्राहेड्रल होगी एंड यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। सो ये बात भी आपको याद रखनी है कि PCl5 गैशियस स्टेट में ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है, बट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में एग्जिस्ट करता है ये सॉल्ट फॉर्म में, ठीक है। सो जितने भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल मॉलिक्यूल होंगे ये नॉन रिजिड होंगे एट रूम टेम्परेचर और अबव रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। सो अब हम देखेंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स जिनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, ये
F19 NMR स्पेक्ट्रम में बिलो रूम टेम्परेचर एंड अबव रूम टेम्परेचर पे कितने सिग्नल्स देंगे। सो अबव रूम टेम्परेचर का तो इजी ही फंडा है कि आपको एक ही सिग्नल मिलेगा, बट बिलो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बिलो रूम टेम्परेचर पे। सो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। PCl3F2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बेंट रूल के अकॉर्डिंग एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे एंड उसके बाद आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशंस फिल होंगी। सो ये स्ट्रक्चर आ गया। अब बिलो रूम टेम्परेचर पे ये भी एक्सियल पोजीशन पे है फ्लोरीन, ये भी एक्सियल पोजीशन पे है। दैट मीन्स ये आपको एक ही सिग्नल देगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, F19 NMR सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। PF3Cl2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सो यहाँ पे ये कुछ आपको ऐसे मिलेगा। सबसे पहले एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। अब तीसरा फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन ले लेगा एंड यहाँ पे क्लोरीन आ जाएंगे, क्लोरीन आ जाएंगे। बिलो रूम टेम्परेचर पे अब ये दोनों फ्लोरीन एक सिग्नल देंगे एंड ये वाला फ्लोरीन डिफरेंट सिग्नल देगा। सो आपके पास 2 सिग्नल्स आ जाएंगे। SF4 की बात करी जाए तब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सीसो स्ट्रक्चर मिलेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ही है। यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया एंड फ्लोरीन आ गया। सो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल आपको दोनों फ्लोरीन मिल रहे हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। सो यहाँ पे ये दोनों फ्लोरीन डिफरेंट सिग्नल देंगे एंड ये दोनों फ्लोरीन डिफरेंट सिग्नल देंगे, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे 2 सिग्नल्स आ जाएंगे। SeF4 यहाँ पे भी सेम आपको 2 सिग्नल्स ही मिलेंगे। ClF3 की बात करी जाए सो क्लोरीन यहाँ पे आपको टी शेप मिलेगी। यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा एंड यहाँ पे आपके पास एक फ्लोरीन होगा। यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये दोनों फ्लोरीन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, एक्सियल पोजीशन पे है। ये एक सिग्नल देगा एंड ये वाला फ्लोरीन दूसरा सिग्नल देगा। सो टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 2 सिग्नल्स, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नॉन रिजिड स्ट्रक्चर शो नहीं करते, ये सिर्फ रिजिड स्ट्रक्चर ही शो करते हैं, ठीक है। सो नॉन रिजिड स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में आपको नॉन रिजिड स्ट्रक्चर मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर पे और अबव रूम टेम्परेचर पे नॉन रिजिड स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। सो फ्लक्सोनियल बिहेवियर कौन से मॉलिक्यूल शो करेंगे, जिनकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी या फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास बेरी-सूडो रोटेशन का। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो बेरी-सूडो रोटेशन क्या होती है, एक्सियल बॉन्ड कन्वर्ट होंगे इक्वेटोरियल में एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में। सो ऑल टीपीपी मॉलिक्यूल शो करते हैं बेरी-सूडो रोटेशन। PF5 मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल ले रहे हैं। सो ये रोटेशन होती कैसी है, कौन से बॉन्ड एक्सचेंज होंगे बेसिकली यहाँ पे। सो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड एक्सचेंज होंगे आपस में, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एंड ये दोनों बॉन्ड एक्सचेंज होंगे, ठीक है। सो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन को नंबरिंग दे दी हुई है और आपको यहाँ पे ये टीपीपी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है यहाँ पे। एंड अगर पॉइंट ग्रुप की बात करी जाए तो D3H पॉइंट ग्रुप होगा। इस प्रोसेस में यहाँ पे जो बॉन्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आपको एक मिलती है ट्रांजिशन स्टेट। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। सो यहाँ पे ज्योमेट्री मिलेगी आपको स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे आपके पास F5 आ जाएगा, F4, F1 की पोजीशन चेंज नहीं होती है, F2 एंड F3, ठीक है। उसके बाद अब ये जो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये फिर से स्क्वायर पिरामिडल से ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में चेंज हो जाएगा।
D3H यहाँ पे पॉइंट ग्रुप है। अगर स्क्वायर पिरामिडल के पॉइंट ग्रुप की बात करी जाए तो C4V होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब F1 अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, F4 की जगह पे F2 आ जाएगा, F2 की जगह पे F4 आ जाएगा, एंड F3 की जगह पे F5 आ जाएगा, एंड F5 की जगह पे आपके पास F3 आ जाएगा। बस आपको यही बात याद रखनी है कि ये दोनों बॉन्ड एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन, ये दोनों बॉन्ड एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन, ठीक है। तो नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे हम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, डेंसिटी ऑफ स्टेट दी हुई होगी आपके पास, ठीक है। सो ट्राइगोनल बायपिरामिडल मिलेगा सबसे पहले ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। इसके बाद आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। सो ट्रांजिशन स्टेट की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, और ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये फिर से चेंज हो जाएगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में, ठीक है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री से स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में जाने के लिए कितने एंगल का चेंज आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा आपका 90 डिग्री के एंगल का चेंज, और उसके बाद फिर से 90 डिग्री के एंगल का चेंज आएगा, एंड आपको फिर से ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री मिल जाएगी। सो बेरी-सूडो रोटेशन में क्या हो रहा है, एक्सियल बॉन्ड एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। बेरी-सूडो रोटेशन में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं बाय 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो जितने भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल्स होंगे ये आपको बेरी-सूडो रोटेशन शो करेंगे, ठीक है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि कौन सा बॉन्ड एक्सचेंज हो रहे हैं, कौन से बॉन्ड्स की पोजीशन एक्सचेंज हो रही है। सो आप ट्राइगोनल बायपिरामिडल के डिफरेंट एग्जांपल देख सकते हो। FeCO5 मॉलिक्यूल है, SF4 मॉलिक्यूल है, ClF3 है, ये सारे बेरी-सूडो रोटेशन शो करेंगे, ठीक है। अब हमने FeCO5 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया हुआ है। स्ट्रक्चर ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर C13 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा हुआ है। सो एट रूम टेम्परेचर पे अब ये वाला मॉलिक्यूल नॉन रिजिड होगा, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा। तब आपको C13 NMR स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा, और IR बैंड की बात करे जाए तो भी एक ही मिलेगी, ठीक है। बिलो रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल रिजिड होगा, रिजिड है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो मॉलिक्यूल है एंड एक्सियल पोजीशन पे जो मॉलिक्यूल हैं वो डिफरेंट सिग्नल्स देंगे C13 NMR स्पेक्ट्रम में। तब आपको यहाँ पे 2 सिग्नल्स मिलेंगे, IR बैंड्स भी 2 मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट IF7 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब देखो, सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल्स एंड पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल्स नॉन रिजिडिटी वाला कॉन्सेप्ट शो कर सकते हैं, मतलब फ्लक्सोनियल बिहेवियर वाला कॉन्सेप्ट शो कर सकते हैं, ठीक है। सो IF7 अगर यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करी जाए, सो पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री मिल रही है, ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो कर सकता है। बट अब ये कौन से टेम्परेचर पे फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा, अबव रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सो जैसे कि ट्राइगोनल बायपिरामिडल में एट रूम टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करता था, नॉन रिजिड होता है। बट पेंटागोनल बायपिरामिडल के केस में सिर्फ अबव रूम टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल नॉन रिजिड होगा, एट रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल रिजिड होगा, यहाँ पे फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो नहीं करेगा। बिलो रूम टेम्परेचर पे भी मॉलिक्यूल रिजिड होगा, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन करेंगे कुछ। PF4 नेगेटिव की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ। अगेन F19 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा गया है, सिग्नल्स के बारे में पूछा गया है। सो यहाँ पे PF4 नेगेटिव ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, वाटर यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये प्रोटॉन दे देगा अपना, और आपको यहाँ पे मिलेगा HPF4 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। फॉस्फोरस आ जाएगा,
इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल पोजीशन पे आप फ्लोरीन रखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इक्वेटोरियल पोजीशन पे बाकी आप एटम्स देख सकते हो कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि बिलो रूम टेम्परेचर है, एट रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। अगर टेम्परेचर की कंडीशन नहीं दी हुई हो तब मान लेना कि ये वाला मॉलिक्यूल रिजिड है। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, रिजिड है। और रिजिड मॉलिक्यूल है तो ये दोनों फ्लोरीन जो एक्सियल पोजीशन पे है ये एक सिग्नल देंगे, एंड जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ये डिफरेंट सिग्नल देंगे। ठीक है, तो आपको F19 NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल्स मिलेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सो PF5 नेगेटिव, यहाँ पे HF अगेन एसिड है, प्रोटॉन देगा ये, और आपके पास मिल जाएगा HPF5 मॉलिक्यूल। अब देखो फॉस्फोरस की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो आपके पास आ जाएगा H2F पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है आपसे, ज्योमेट्री पूछी जा सकती है, शेप पूछी जा सकती है। सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करके। फॉस्फोरस आएगा। ठीक है, सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको मिलेगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे F होल नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम F19 NMR सिग्नल्स की बात करते हैं। सो आप देख सकते हो ये जो चारों फ्लोरीन हैं ये एक जैसा सिग्नल देंगे, एंड ये वाला फ्लोरीन डिफरेंट सिग्नल देगा। तब आपको यहाँ पे 2 सिग्नल्स मिल जाएंगे। और हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तो फ्लक्सोनियल या नॉन फ्लक्सोनियल बिहेवियर की कोई बात ही नहीं आती है, क्योंकि ये हमेशा रिजिड ही होगा, नॉन रिजिड होगा ही नहीं ये स्ट्रक्चर। ठीक है, सो आपको यहाँ पे 2 सिग्नल्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। 2PI3 प्लस I2 की रिएक्शन हो रही है, एक्सेस ऑफ I2 दिया हुआ है और आपको कोई A प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा P2I4। अब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स फॉस्फोरस इसकी वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आया होगा, वैलेंसी पूरी हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 होती है इसकी या फिर +5 होती है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। अब तो यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 आयोडीन होंगे और 3 बॉन्ड्स लगेंगे, तभी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आ सकता है। इस फॉस्फोरस में भी 3 बॉन्ड्स ही लगे हुए होंगे, तभी ये इस पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है। अब ये अगर इसकी कॉन्फर्मेशन की बात करी जाए तो ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट होती है। ठीक है, इसकी स्टैगर्ड अरेंजमेंट होती है। और अब आप P31 NMR सिग्नल्स दे सकते हो। यहाँ पे ये दोनों फॉस्फोरस का इन्वायरमेंट एक जैसा ही है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिग्नल 1 मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे अब ये जो फॉस्फोरस है, अगर स्पेक्ट्रम की बात करी जाए, P31 NMR स्पेक्ट्रम की बात करी जाए, तो ये वाला फॉस्फोरस इसके साथ डीकपल होगा और ये देगा डबलेट, और ये वाला फॉस्फोरस भी आपको डबलेट देगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, हम डबलेट ऑफ डबलेट नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि स्पेक्ट्रम में आपको एक फॉस्फोरस की वजह से भी डबलेट मिलेगा एंड इस फॉस्फोरस की वजह से भी डबलेट मिलेगा। डबलेट ऑफ डबलेट डिफरेंट बात है एंड डबलेट ये डिफरेंट बात है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगी तो वहाँ पे आप इसके बीच में जो भी डिफरेंस है वो समझ पाओगे। नेक्स्ट अब रिएक्शन हुई है PI3 की EI3 के साथ।
ई कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, CS2 है, तो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा P2I5। सो मोस्टली आपको प्रोडक्ट दिया हुआ होगा रिएक्शन में, और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब है, साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे EI4 नेगेटिव, ठीक है। अब इसके P31 NMR स्पेक्ट्रम एंड सिग्नल्स के बारे में पूछा हुआ है। एक और यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, P2I4 की रिएक्शन हो रही है I2 के साथ, CS2 सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे भी आपको मिल रहा है P2I5 और साथ में पॉजिटिव साइन है, मतलब किसी एक फॉस्फोरस की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई होगी, ठीक है। सो हमें अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, ए मॉलिक्यूल है ये वाला, इसकी P31 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है और सिग्नल्स के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। I5 है, मतलब एक फॉस्फोरस के साथ 3 I हो सकते हैं और एक फॉस्फोरस के साथ 2 I हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपके पास आ गया I और यहाँ पे अगर 3 I लगे हुए होंगे, 4 बॉन्ड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और यहाँ पे 2 I हैं, तो मतलब अब ये टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। P31 NMR सिग्नल्स की बात करी जाए तो ये फॉस्फोरस का डिफरेंट इन्वायरमेंट है, ये फॉस्फोरस का डिफरेंट इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 2 सिग्नल्स, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको, 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर P31 NMR स्पेक्ट्रम की बात करी जाती है तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला लगाओगे 2NaI+1। अब ये दोनों फॉस्फोरस का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, ठीक है। सो फॉर्मूला यहाँ पे ये लगेगा इंटू 2NbI+1, ठीक है। सो Na 1 है, I की वैल्यू 1/2 होगी, +1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपके पास 2Nb भी 1 है एंड I की वैल्यू 1/2 है, +1 आ जाएगा। सो यहाँ पे अब मिल रहा है आपको 2 × 2 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको 4 मिलेंगी। और साथ में यहाँ पे मिल रहा है डबलेट ऑफ डबलेट। स्पेक्ट्रम की बात करी जाए तब आपको मिल रहा है डबलेट ऑफ डबलेट, ठीक है। मतलब ये कैसे होगा, ये पहले आपको डबलेट मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से डबलेट मिलेगा। बट ये डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे दोनों फॉस्फोरस का इन्वायरमेंट डिफरेंट था, इसीलिए हमने डबलेट ऑफ डबलेट लिखा है। यहाँ पे दोनों फॉस्फोरस का इन्वायरमेंट एक जैसा ही है। सो P31 NMR स्पेक्ट्रम, आप किसी एक फॉस्फोरस की बात करें तो आपको डबलेट मिलेगा और दूसरे फॉस्फोरस का भी डबलेट मिलेगा, डबलेट ऑफ डबलेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वाली रिएक्शन दी हुई है आपके पास, P2I4 की रिएक्शन हो रही है Pi3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ए प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा P3I6, ठीक है, और पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब फिर से किसी एक फॉस्फोरस की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई होगी। सो 6 है, मतलब अगर हम तीनों फॉस्फोरस यहाँ पे ड्रॉ करें, तीनों के ऊपर यहाँ पे I आ सकता है और एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड होगा और I है, और यहाँ पे अब 2 I लगे होंगे, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स वैलेंसी डिस्टर्ब हुई है तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सो ये आ गया आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर आ गया। अब P31 NMR स्पेक्ट्रम की बात करते हैं यहाँ पे। सो ये दोनों फॉस्फोरस सेम सिग्नल देंगे एंड ये वाला फॉस्फोरस डिफरेंट सिग्नल देगा। सो टोटल आपके पास 2 सिग्नल्स आएंगे, 2 सिग्नल्स, ठीक है। अब P31 NMR स्पेक्ट्रम की बात करते हैं हम। NMR स्पेक्ट्रम देख रहे हैं किसका, A के लिए देखेंगे एंड B के लिए भी देखेंगे, ठीक है।
सो अब ए जो है वो किसके साथ डीकपल कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉस्फोरस के साथ डीकपल कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे नेबरिंग एटम जो है वो एक ही है। फॉर्मूला लगेगा 2Na। अब Na की वैल्यू आपके पास 1 आएगी क्योंकि नेबरिंग एटम सिर्फ 1 है, तो 1 × 1/2 + 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा डबलेट। और बी के लिए P31 NMR स्पेक्ट्रम देखें अगर हम, सो बी 2 नेबरिंग एटम के साथ डीकपल हो रहा है, तो NB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3। मतलब अगर इसके स्पेक्ट्रम की बात करी जाए तो आपको मिलेगा डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। क्या मिलेगा? डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। अब यहाँ पे भी हमने ऑफ वर्ड यूज़ किया हुआ है, क्यों? क्योंकि दोनों ये जो फॉस्फोरस हैं इनका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। सो सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए आपको चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल दे लेते हैं हम। SbF5 का एग्जाम्पल आ जाएगा, SbCl5 का एग्जाम्पल आ सकता है, AsF5 या फिर AsCl5 के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं इसमें। अब ये जो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है ये क्या करता है रिएक्शन में कि ये एक्सेप्ट कर लेगा हेलोजन को, ये एक्सेप्ट कर लेगा हेलोजन को और आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा SbF6। अब इसकी वैलेंसी तो 5 होती है, फ्लोरीन 6 आ गए, दैट मीन्स इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा यहाँ पे H2F पॉजिटिव, ठीक है। सो ये रिएक्शन करने के बाद आपसे इस मॉलिक्यूल की या फिर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है। सो ये अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे आपको लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं SbF5 के, रिएक्शन हो रही है यहाँ पे HF के साथ, ये भी हेलोजन को एक्सेप्ट करेगा। sp2 आ जाएगा आपके पास, F11 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा एंड H2F पॉजिटिव होगा। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप Sb आ जाएगा एक, दूसरा Sb आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि 5 वैलेंसी कंप्लीट करेगा, ये कर लिए इसने, 5 बॉन्ड्स बना लिए, इसने भी अपने 5 बॉन्ड्स बना लिए। अब एक Sb के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये एक और बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन आ गए, यहाँ पे भी होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन आ गए। अब यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी आपके पास। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, 6 बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे भी आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी। एक और बात है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको बोला जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं उनको हम काउंट नहीं करते। लाइकवाइज अगर हम H2F पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखें सो यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। सो इसको भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बोला जाता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, BrF3 की रिएक्शन हो रही है। सो ये भी क्या करेगा, एक हेलोजन को एक्सेप्ट कर देगा, कर लेगा, B4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, साथ में H2F मॉलिक्यूल आ जाएगा,
अब यहाँ पे भी आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 मिलेगी और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा शेप, और इसका लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। अब ये भी क्या करेगा, एक हैलोजन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से SbF6 आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और साथ में XeF3 आ जाएगा मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। ये अगेन आपके पास ऑक्टाहेड्रल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, SbF6 पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, एंड XeF5 पॉजिटिव आएगा। ये ऑक्टाहेड्रल आ गया, और ये आपके पास स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। NOCl के साथ रिएक्शन हो रही है। अब ये भी क्या है, ये भी क्या करेगा, फिर से SbCl6 हैलोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, नेगेटिव आ जाएगा, साथ में NO पॉजिटिव। ठीक है, सो ये ऑक्टाहेड्रल आ गया, ये लीनियर आ गया। नेक्स्ट NOF की रिएक्शन हो रही है, सो अगेन यही होगा, SbF6 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं होगा, 5 ही होगा। 6 आ गया नेगेटिव प्लस NO पॉजिटिव। सो यहाँ पे देखो, ये भी लुईस एसिड है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, BrF4 नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। ठीक है, सो यहाँ पे आपको स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। ठीक है, सो ऐसे ही ये रिएक्शन हो जाएंगी सारी। अब इसके बाद cis N2F2 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं SbF5 की। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होगा, N आ जाएगा, F अगर हम पॉइंट ग्रुप की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा C2V पॉइंट ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको SbF6 मिलेगा नेगेटिव, एंड N2F पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन सिर्फ cis N2F2 के साथ ही होती है, ट्रांस N2F2 के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। अब ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, ये वाला मॉलिक्यूल आपको पोलर मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, और ये वाला नॉन पोलर है, ट्रांस। डायपोल मूवमेंट अब यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। ठीक है, सो ये रिएक्शन नहीं होती है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। ट्रांस N2F2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अब ये भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें, क्या यहाँ पे आपको NO पॉजिटिव मिल सकता है, फॉर्मेशन हो सकती है NO पॉजिटिव की, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। सो ये रिएक्शन में सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब NOF NOCl की रिएक्शन N2O4 के साथ हो रही है या फिर AgNO3 के साथ हो रही है, तो NO पॉजिटिव की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, सो मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीजन फैमिली शुरू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा।